रजनी खुद से बड़बड़ाती है। ये दिलीप इस बूढ़े बल्लू के साथ यक्षिणी को मारने जा रहा है या फिर खुद उसके हाथों मरने जा रहा है। वंदना झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलते हुए कहती है, लगता है ये दिलीप सठिया गया है, तभी यक्षिणी को मारने जा रहा है। ये भला यक्षिणी को कैसे मारेगा जब हम सौदाइने होकर यक्षिणी को इतने सालों से कुछ नहीं कर पाई, तो ये क्या कर लेगा। अमोदिता भी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मार सकते हैं दिलीप फूफा जी यक्षिणी को, मार सकते हैं। हाँ, दिलीप फूफा जी यक्षिणी को मार सकते हैं। रजनी अमोदिता पर बची खुची भड़ास निकालते हुए कहती है, तू फिर शुरू हो गई नालायक लड़की। तू डरपोक तो थी ही, पर लगता है बेवकूफ भी हो गई है। वो नालायक दिलीप भला यक्षिणी को कैसे मार सकता है, वो तो खुद मरने की कगार पर है। अमोदिता गुस्से में उबलते हुए रजनी को अपने गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कड़क लहजे में कहती है, माँ, ना ही मैं बेवकूफ हूँ और ना ही मैं डरपोक हूँ, पर तुम पर बुढ़ापा जरूर छाने लग गया है। तुम बूढ़ी हो रही हो माँ, बूढ़ी। ये उसी का असर है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो क्या बकबक करे जा रही है, क्या भूल रही हूँ मैं ऐसा जो तू मुझसे ये सब बोल रही है। अमोदिता जवाब देती है, माँ, तुम्हें याद है मुझे अनंत संदूक नक्शा कहाँ से मिला था। रजनी याद करते हुए कहती है, तहखाने के अंदर के संदूक से। अमोदिता आगे कहती है, और उस संदूक की चाबी किसके पास से चोरी करके लाई थी मैं। रजनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, दिलीप के पास से। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, एकदम सही कहा माँ तुमने। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू ये सवाल पर सवाल पूछना बंद करेगी और सीधे सीधे बताएगी कहना क्या चाहती है। अमोदिता कहती है, माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर दिलीप फूफा जी नहीं होते तो हम कभी अनंत संदूक तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने अनंत संदूक खोजा और वो नक्शा बनाया। अगर दिलीप फूफा जी वो अनंत संदूक खोज सकते हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो यक्षिणी को मार भी सकते हैं। वंदना अमोदिता की बात से सहमत होते हुए कहती है, वैसे अमोदिता की बात में दम तो है। ये दिलीप बहुत चालाक है, सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि कमीना भी, इतना कमीना कि हम सोच भी नहीं सकते। अमोदिता अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, वही तो वंदना भाभी, मुझे तो लगता है जरूर दिलीप फूफा जी के पास कुछ तो है, तभी तो वो इतने जोश के साथ बल्लू काका को लेकर यक्षिणी को मारने निकले हैं। मुझे तो लगता है हमें उनका पीछा करना चाहिए, देखना चाहिए वो कहाँ जा रहे हैं। अगर उन्हें यक्षिणी को मारने में हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो। रजनी टोंट मारते हुए कहती है, तो तू मदद करेगी नालायक लड़की, तू एक नंबर की डरपोक है। अपनी हालत देख रही है ना तू, जब तुझसे एक विधि तक ठीक से नहीं की जा रही है तो तू यक्षिणी को मारने का सोच भी कैसे सकती है। चुपचाप अंदर चल, समझी। अमोदिता कहती है, पर माँ। अमोदिता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है, परवर क्या, चुपचाप अंदर चल, समझी। भूल मत, हम तीनों सौदाइने हैं और ये एक बहुत बड़ा राज है, तो इस बात को राज ही रहने दो। अमोदिता कहती है, पर माँ, अगर दिलीप फूफा जी को कुछ हो गया तो। रजनी पलट कर कहती है, अभी तूने कहा ना कि दिलीप बहुत चालाक है, तो वो अपनी मदद खुद अकेले कर सकता है और उसका वफादार नौकर बल्लू है तो उसके साथ। वंदना भी रजनी का साथ देते हुए कहती है, अमोदिता, रजनी एकदम ठीक बोल रही है। वैसे भी हमें उसके नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर जानकी की नींद खुल गई तो मैं तो गई, इसलिए अंदर चलो तुम दोनों माँ बेटी जल्दी। रजनी भी वंदना की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ अमोदिता, अंदर चल। इस दिलीप का आज रात क्या होगा वो कल सुबह होते ही पता चल जाएगा। इतना कहकर रजनी और वंदना अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। अमोदिता भी ना चाहते हुए उन दोनों के पीछे पीछे जाने लग जाती है। वो दिलीप की मदद करना चाहती थी, उसके दिल में दिलीप के लिए हमदर्दी थी। वो बाकी के सौदाइनों की तरह खुदगर्ज नहीं थी, पर वो जानती थी कि बिना रजनी और वंदना के वो दिलीप की मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उतरा हुआ मुंह लेकर चुपचाप उनके पीछे चलती रहती है। इस तरफ युग, अभिमन्यु, कायर, कछुआ और शालिनी बंगला मुड़ा घाट पर जाने के लिए निकल गए थे और वो आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। युग सबसे आगे चल रहा था और उसके पीछे अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपने हाथ में एक पॉलीथीन पकड़ी हुई थी जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ था। युग बड़ी फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। उसकी ये फुर्ती बता रही थी कि वो यामिनी से मिलने के लिए कितना एक्साइटेड था। जितनी फुर्ती के साथ युग अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा धीमी चाल के साथ अभिमन्यु के पीछे चल रही शालिनी अपने कदम बढ़ा रही थी। शालिनी के पीछे कायर और कछुआ भी बातें करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। कायर धीमे से कछुए से कहता है, कछुआ, तू इतने धीमे क्यों चल रहा है, थोड़ा जल्दी चल ना।
देख युग कितने आगे पहुंच गया है। कछुआ चिढ़ते हुए जवाब देता है, अब मेरे आगे वाला जितनी स्पीड से चलेगा उतनी ही स्पीड से मैं आगे बढ़ूंगा ना। शालिनी ही धीरे चल रही है तो मैं क्या करूं। कायर पलट कर कहता है, शालिनी तो ठीक ही चल रही है, देख तुझसे 15-20 कदम आगे है, बस तू ही स्लो चल रहा है। अपने नाम की तरह तू भी स्लो हो गया है कछुए। कछुआ अपना डर छुपाते हुए कहता है, डर और मुझे? तू पागल हो रहा है क्या? शायद भूल रहा है मैं एक सौदाया हूँ और सौदाया डरते नहीं डराते हैं। कायर कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, तेरे पास तो वो क्रकड़ हथियार होगा ना, तो फिर तुझे डरने की क्या जरूरत है। कछुआ झट से कहता है, तू पागल हो रहा है क्या? मेरे पास क्रकड़ कहाँ है? वो तो उस रात बन ही नहीं पाया था, तुझे बताया तो था मैंने। कायर घबराते हुए कहता है, हाँ यार भूल गया था। इसका मतलब हम खाली हाथ उस यक्षिणी के पास जा रहे हैं उसका सामना करने के लिए? अगर उसने हमें कुछ कर दिया तो? यही सब बातें करते हुए कछुआ और कायर अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। शालिनी के मन में भी चलते हुए लाखों सवाल आ रहे थे, जिस कारण उसके चलने की रफ्तार धीमी हो गई थी। शालिनी मन ही मन सोचती है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, पर फिर भी दोस्ती का झूठा दिखावा करने के लिए इन लोगों के साथ आना पड़ा। भला मैं युग बाबू के सामने कैसे जा सकती हूँ? मैं अभी शालिनी का शरीर नहीं छोड़ सकती। मैं युग बाबू के सामने जाऊंगी ही नहीं, चाहे वो कितनी भी साधना कर ले, मुझे बुलाने का कितना भी प्रयास कर ले, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। ठीक होगा। शालिनी ने यह फैसला कर लिया था कि तभी उसके अंदर का युग के लिए प्रेम जागने लग जाता है। उसे वो पल याद आने लग जाते हैं जब वो यामिनी के रूप में युग से मिलती थी, उससे बातें करती थी, उसके साथ डांस करती थी। देखते ही देखते शालिनी की आंखें नम हो जाती हैं। शालिनी मन ही मन नम लहजे में यामिनी की आवाज में सोचने लग जाती है, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने युग बाबू को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं खुद अपने युग बाबू से बात करना चाहती हूँ, पर शालिनी के रूप में नहीं, यामिनी के रूप में, अपने असली रूप में, ताकि युग बाबू मुझे उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखें जिससे वो पहले देखते थे। मैं अपने युग बाबू से मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ, पर कैसे कैसे क्या करूँ मैं? अब मुझसे भी अपने युग बाबू से बात किए बिना नहीं रहा जा रहा है। मैं अपने युग बाबू से बात करना चाहती हूँ, अपनी असली आवाज में, यामिनी की आवाज में। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो क्या करे जिससे वो अपने असली रूप में युग के सामने जा पाए। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद से बड़बड़ाती है, हाँ ये एक तरीका है जिससे मैं अपने युग बाबू से बात कर सकती हूँ, मुझे यही करना चाहिए। इतना कहकर शालिनी दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ती है और बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है और लड़खड़ाते हुए गिरने लग जाती है। उसे गिरता हुआ देखकर कायर चीखता है, शालिनी! कायर कछुआ भागते हुए शालिनी के पास आ जाते हैं। युग और अभिमन्यु भी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। युग घबराते हुए शालिनी को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ शालिनी, तुम ठीक तो हो? शालिनी नाटक करते हुए अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, कुछ नहीं युग जी, बस चक्कर आ रहा है। कछुआ शालिनी को घूरते हुए कहता है, कहीं तुम्हें भी डायना की तरह गर्ल्स प्रॉब्लम तो? कछुआ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शालिनी नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं कछुआ, उसके लिए अभी मुझे वक्त है। कछुआ पलट कर कहता है, तो अभी क्या हो गया, चलते चलते अचानक से कैसे गिर गई? शालिनी जवाब देती है, कहा तो चक्कर आ गए थे, अभी भी चक्कर जैसा लग रहा है। शालिनी युग की तरफ देखते हुए बड़ी ही मासूमियत के साथ कहती है, मुझे माफ करना युग जी, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। मेरा सिर घूम रहा है, कमजोरी जैसा लग रहा है, मैं वापस ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहती हूँ। युग कहता है, ठीक है शालिनी, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करूँ, आज मुझे मेरी यामिनी से मिलना है किसी भी हालत में। मैं उससे मिलकर ही रहूंगा, इसलिए मेरा घाट पर जाना जरूरी है। शालिनी मन ही मन खुश होती है और युग से कहती है, कोई बात नहीं युग जी, आप जाइए अपनी यामिनी से मिलने घाट पर, आज वो आपसे मिलने जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है मैं अकेले ग्रेवयार्ड कोठी वापस चली जाऊंगी। युग कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, पर ऐसे कैसे शालिनी, तुम अकेले चली जाओगी? अभी तुम चक्कर खाकर गिर गई थी, अगर रास्ते में भी गिर गई तो तुम्हें कुछ हो गया तो? शालिनी मना करते हुए कहती है, नहीं अभिमन्यु, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता। शालिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, नहीं शालिनी, हम रिस्क नहीं ले सकते और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। वैसे ही तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है, और भी कुछ हो गया तो? अभिमन्यु कायर और कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, कायर कछुआ, तुम दोनों एक काम करो, तुम शालिनी के साथ चले जाओ। कछुआ तुरंत कहता है, पर फिर युग?
हम युग को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अभिमन्यु पलट कर कहता है, युग अकेला कहाँ है, मैं हूं ना उसके साथ, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक युग को कुछ नहीं हो सकता। भरोसा रखो मुझ पर। कायर अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, तुझ पर तो हमें सबसे ज्यादा भरोसा है अभिमन्यु, पर अभिमन्यु कहता है, पर क्या? मैंने कहा ना, मैं हूं युग के साथ, तुम दोनों शालिनी के साथ जाओ और उसे अच्छे से ग्रेवयार्ड कोठी ले जाओ। कछुए को भी अभिमन्यु की बात ठीक लगने लग जाती है, इसलिए वो हामी भरते हुए कहता है, ठीक है हम जाते हैं शालिनी के साथ, पर यदि तुझे हमारी जरूरत पड़े तो तुरंत कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। अभिमन्यु और युग कहते कुछ नहीं, बस हाँ में दोनों अपना सिर हिला देते हैं। शालिनी मन ही मन अभिमन्यु को कोसते हुए कहती है, ये अभिमन्यु ना जब देखो मेरे काम में टांग अड़ाते रहता है। मुझे ना कल रात डायना को रोकना ही नहीं चाहिए था, कर लेने देना चाहिए था इसे वश में। अभी डायना के वश में होता तब अकल ठिकाने आती इसकी, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे दुम हिलाते रहते। शालिनी कछुए और कायर को देखते हुए कहती है, अब मुझे रास्ते में इस कायर कछुए का कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं अपने युग बाबू से बात कर सकूं, उनसे मिलने जा सकूं, पर इन दोनों का मैं करूंगी क्या? एक तरफ शालिनी कछुए और कायर के साथ ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ युग अभिमन्यु के साथ बंगला मुड़ा घाट जाने के लिए निकल जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में डायना किसी कमरे के अंदर थी और वो कुछ ढूंढ रही थी, और उस चक्कर में उसने कमरे के अंदर का सारा सामान यहाँ से वहां फैला दिया था। कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रखी हुई थी। बेड पर बिछा मैट्रेस उठा हुआ था तो अलमारी के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। सारे कपड़े बाहर निकले हुए थे। डायना बड़ी ही फुर्ती के साथ कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें थीं, पर उसका उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसका पूरा ध्यान कुछ ढूंढने में था। वो चीज जो डायना ढूंढ रही थी, जब उसे नहीं मिलती तो वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाती है और अगले कमरे के अंदर घुस जाती है। उस कमरे का सारा सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से जमा हुआ था। डायना उस कमरे के अंदर भी छानबीन करना शुरू कर देती है। उस कमरे का भी वही हाल बनाने लग जाती है जो वो पिछले कमरे का बनाकर आई थी। इस तरफ युग और अभिमन्यु खामोशी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। उन दोनों के बीच काफी देर से ये खामोशी छाई हुई थी, एक गहरी खामोशी जिसे दोनों में से कोई तोड़ना नहीं चाहता था। दोनों बंगला मुड़ा घाट के पास पहुंच गए थे। सामने किश्नोई नदी दिखाई दे रही थी जो खामोशी के साथ बह रही थी। बंगला मुड़ा घाट पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। युग और अभिमन्यु के सिवा वहां पर कोई नहीं था। जैसे युग देखता है कि वो बंगला मुड़ा घाट पर बस पहुंचने वाला है, उसके तन बदन में और फुर्ती आ जाती है। वो और तेजी के साथ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। युग अभिमन्यु से भी तेज चलने लग गया था। अभिमन्यु युग को टोकते हुए कहता है, क्या कर रहा है युग, धीरे चल, थोड़ा गिर जाएगा। युग कहता है, अभिमन्यु मैं तो नॉर्मली चल रहा हूँ, तू तेज चल थोड़ा वरना पीछे रह जाएगा। अभिमन्यु बिना सोचे समझे बोल पड़ता है, अगर मैं तेज चलूंगा तो गिर जाएगा। युग जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है और अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, गिर जाएगा? क्या गिर जाएगा? क्या है तेरे पास ऐसा जिसकी तुझे इतनी फिक्र है? अभिमन्यु कुछ हिचकिचाहट के साथ बात को बदलते हुए कहता है, कुछ नहीं। युग मुद्दे पर अड़े रहते हुए कहता है, नहीं कुछ तो है। तूने अभी कहा गिर जाएगा, तेज चलेगा तो मुझे बता क्या गिर जाएगा, क्या है तेरे पास? सदियों से है